हेलो एवरीवन। तो जैसा कि तुम्हें पता है, ये क्लास 10th के ज्योग्राफी सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग भूमि संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संसाधन की परिभाषा, उसका वर्गीकरण, संरक्षण और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में पढ़ा था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम पहले उस वीडियो को देख कर आओ, ताकि तुम्हें संसाधनों के बारे में बेसिक जानकारी पता हो। इस वीडियो में हम लोग भूमि संसाधन के बारे में कुछ इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर से एग्जाम में आने वाले हर तरह के सवालों का जवाब तुम लोग बहुत ही आसानी से दे पाओगे। और तो और तुम्हें ये चैप्टर इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तुम इसे अपने दोस्तों को पढ़ा भी पाओगे। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, भूमि की परिभाषा और उपयोग से लेकर उसके निम्नीकरण और संरक्षण तक। इसके बाद मृदा की परिभाषा और वर्गीकरण से लेकर इसके अपर्दन और संरक्षण के उपायों तक कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। मुझे पता है अगर मैंने इससे लंबी इंट्रोडक्शन दी ना तो लोग पक्का बोर हो जाओगे, इसलिए मैं तुम लोग को बोर नहीं करूंगी। चलो पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं कि भूमि संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधनों का वह समूह जिसमें पृथ्वी की सतह और उसकी ऊपरी परतें शामिल हैं, जो मानव गतिविधियों जैसे कि कृषि, खनिज निष्कर्षण और आवास निर्माण इत्यादि के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसे भूमि संसाधन कहते हैं। यह एक सीमित और अनवीकरणीय संसाधन है। सीमित संसाधन कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर भूमि की मात्रा निश्चित है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, ये जानने के लिए तो तुम्हें पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी इस वीडियो में तुम इस पाई चार्ट को देखो। यह बताता है कि भारत में जितनी भी भूमि है उसके 43% भाग पर मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। 30% भाग पर पर्वत है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और 27% भाग पर है पठार, जिससे हमें खनिज और जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। हम लोग भूमि संसाधन का उपयोग अपने बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। इस आधार पर इसे 9 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है वन। जब भूमि का कोई बहुत बड़ा भाग पेड़ पौधों और झाड़ियों से घिरा रहता है उसे वन कहते हैं। भूमि का दूसरा प्रकार है कृषि अयोग्य बंजर भूमि। ये ऐसी भूमि होती है जहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ना कोई पेड़ लगा सकते हैं, ना किसी फसल की बुआई कर सकते हैं, और ना ही यहाँ पर पशुपालन कर सकते हैं। भूमि का अगला प्रकार है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिसका उपयोग कृषि कार्य के अलावा किसी और गतिविधि में किया गया है, जैसे कि या तो वहाँ पर इमारत बना दी गई है, या सड़क है, या फिर उस भूमि का उपयोग किसी औद्योगिक कार्य में हो रहा है। भूमि का चौथा प्रकार है स्थायी चारागाह। इसका मतलब है ऐसी भूमि जो लगातार 4-5 सालों से खेती में नहीं बल्कि पशुओं के चरने में इस्तेमाल की जा रही है। इस तरह की भूमि ना जंगली फूलों और प्राकृतिक रूप से उगने वाली घासों से ढकी रहती है। इस भूमि को गोचर भूमि भी कहा जाता है। पांचवा है बाग बगीचे और उपवन में संलग्न भूमि। इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? जितने भी गार्डन है ना हम लोग के आसपास, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। भूमि का छठवां प्रकार है कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो खेती के लायक तो है, लेकिन किसी कारण से वहाँ पर 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। अब बारी है 7वें प्रकार की, जो है वर्तमान परती भूमि। ये ऐसी भूमि होती है जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो। भूमि का अगला प्रकार है पुरातन परती भूमि। वह भूमि जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती नहीं की गई हो उसे पुरातन परती भूमि कहते हैं। इसका एक और नाम है बहुत ही बड़ा सा, वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि। तो तुम लोग इन दोनों नामों को अच्छे से याद कर लेना। भूमि का आखिरी प्रकार है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इसे सकल कृषि क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं। तो भूमि के प्रकार तो हमने पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। देखो, 2 चीजें होती हैं जो भूमि के उपयोग को प्रभावित करती हैं। पहला है भौतिक कारक, जैसे कि भू आकृति, मृदा और जलवायु इत्यादि, और दूसरा है मानवीय कारक, जैसे कि जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, परंपराएं एवं संस्कृति इत्यादि। 9th क्लास में तुमने पढ़ा था ना
कि हमारे देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इस पूरे क्षेत्रफल के 93% भाग का आंकड़ा ही हमारे पास है। अगर हम लोग ये टॉपिक ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते तो तुम लोग पक्का ये सवाल पूछते, आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे पास सिर्फ 93% भाग का ही डाटा है, बाकी का 7% कहाँ गया? तो इसका कारण ये है कि असम के अलावा ये जो बाकी के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, इसका सर्वेक्षण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ का भी सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। इन दोनों के अलावा भारत के वे हिस्से जिन पर चीन और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उन हिस्सों का भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ये तुम्हारे सामने 2 पाई चार्ट दिखाए गए हैं। पहले चार्ट में ये बताया गया है कि 1960 से 61 में हमारे देश में किस तरह भूमि का उपयोग हो रहा था, और दूसरे पाई चार्ट में बताया गया है 2014 से 15 में हमारे देश में भूमि का उपयोग कैसे हो रहा था। इस डाटा को याद नहीं करना है, बस ये तुम्हारे बुक में इसलिए दिया गया है ताकि तुम भूमि के उपयोग को समझ सको। किसी भी देश के पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उसके कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना चाहिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए 1952 में ही राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, लेकिन इतने सालों बाद आज भी हमारे देश में वन का विस्तार केवल 25% भूभाग पर ही है, और जाहिर सी बात है ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अब ये बात तो तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं कि वन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये वन बहुत सारे लोगों की आजीविका का स्रोत है, और हम अपने फायदे के लिए जंगलों को बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। इसके कारण हमारे समाज पर और हमारे पर्यावरण पर बहुत ही गंभीर आपदा आ सकती है। हमारी ये गैर जिम्मेदारी वाली हरकतें भूमि निम्नीकरण का कारण बनती है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की उत्पादकता और गुणवत्ता में कमी आ जाना। हमारे देश में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी कि उनकी क्वालिटी पूरी तरह से गिर चुकी है। इनमें से 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत आते हैं, 56% क्षेत्र जल के अंतर्गत, और बाकी भूमि लवणीय और क्षारीय है। भारत के लगभग हर एक राज्य में भूमि निम्नीकरण की समस्या बनी हुई है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और वहां पर खनन के बाद खदानों वाले स्थानों को खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इन राज्यों में भूमि निम्नीकरण की समस्या बनी हुई है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में अति पशुचारण की वजह से भूमि निम्नीकृत हुई है, और अगर बात करें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिक सिंचाई की वजह से भूमि खराब हो रही है। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। अब तो तुम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे ही दोगे, अत्यधिक सिंचाई। ज्यादा सिंचाई के कारण कई बार किसी जगह पर जल क्रांतिता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे होता क्या है कि वहां पर ना लवण और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। इन सब के अलावा भूमि निम्नीकरण का एक और कारण है, और वो है खनिज आधारित उद्योग। वे कारखाने जहाँ पर सीमेंट, मिट्टी के बर्तन या मूर्तियाँ बनती हैं, वहाँ पर चूना पत्थर, खड़ियाँ और सेल खड़ी के पीसने से बहुत सारी धूल निकलती है, जो भूमि पर परत के रूप में जमा हो जाते हैं। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि उस भूमि के जल सोखने की क्षमता घट जाती है, और उस भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि खनन, अति पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई और खनिज आधारित उद्योगों के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। अब हम समझेंगे कि आखिर ये रोका कैसे जा सकता है, कैसे हम भूमि की क्वालिटी को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे हर जगह पर भूमि निम्नीकरण के कारण अलग अलग हैं, बिल्कुल उसी प्रकार इसके संरक्षण के उपाय भी अलग अलग हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई द्वारा भूमि को संरक्षित किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हवा की वजह से भूमि निम्नीकृत होती है, उन जगहों पर भूमि के संरक्षण के लिए पट्टिका कृषि की जाती है। कुछ स्थानों पर पशुचारण को नियंत्रित करके, तो कुछ स्थानों पर खनन को नियंत्रित करके भूमि का संरक्षण किया जाता है। रासायनिक उर्वरक के बदले जैविक खाद का उपयोग भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि ये जो रसायन होते हैं वो भूमि को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। एंड्रीड नाम का एक रसायन होता है जो मेढक के प्रजनन को ही नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से कीटों की संख्या बढ़ जाती है। ये कीट पौधों को कमजोर करके उन्हें खत्म कर देते हैं, और इन पौधों की कमी की वजह से भूमि को बहुत नुकसान पहुंचता है।
भूमि के संरक्षण का बेस्ट तरीका होता है वृक्षारोपण। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और इनकी पत्तियों से बना ह्यूमस भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। भूमि संसाधन को समझने के बाद अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में, जो है मृदा संसाधन। जब भी मैंने इस टॉपिक को ऑफलाइन में पढ़ाया है ना, मैंने लगभग हर बार ये नोटिस किया है कि बच्चे इन दोनों टॉपिक्स में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि भूमि और मृदा दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में अंतर है। भूमि पृथ्वी की सतह का ठोस और अस्थायी भाग है। मतलब कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से नहीं घिरा हुआ है, उसे भूमि कहते हैं। इसके अंतर्गत सारे पहाड़, मैदान, पठार, द्वीप और जंगल इत्यादि आते हैं। जबकि ये जो मृदा होती है उस भूमि की ऊपरी परत है। भूमि का उपयोग कृषि, उद्योग, आवास और परिवहन इत्यादि के लिए किया जाता है। वहीं मृदा का उपयोग पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। ये तो एग्जाम में लिखने के लिए हो गया। अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं कि भूमि और मृदा में क्या अंतर है, तो ऐसे समझो कि मान लो अगर तुम्हें घर बनाना है तो तुम क्या करोगे? मिट्टी खरीद कर लाओगे या फिर ज़मीन खरीदोगे? जाहिर सी बात है, घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। और अगर तुम्हें घर के गमले में फूल लगाना है तो तुम मृदा यानी कि मिट्टी लाओगे, ना कि भूमि खरीदने निकल पड़ोगे। आ रही है बात समझ में? अब तो दिमाग में चला ही गया होगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। चलो अब समझते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का बनना बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में ही लाखों साल लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों द्वारा मृदा का निर्माण होता है। धराकृति, मूल सेल, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज और समय, ये सारी चीजें मृदा के निर्माण को प्रभावित करती हैं। मृदा के बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु तथा रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मिट्टियों को 6 प्रकारों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। अब इस शब्द को जरा ध्यान से देखो। ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल और ओढ़। जल का मतलब तो पानी होता है और ओढ़ का मतलब होता है बहाकर लाया हुआ। यानी कि जलोढ़ मिट्टी का अर्थ हुआ पानी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। हमारे देश का ये जो उत्तरी मैदान है ना, ये जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई मिट्टी से इस पूरे क्षेत्र का निर्माण हुआ है। देखो होता क्या है ना कि जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारी बालू, मिट्टी और गाद ये सब लेकर चलती हैं और उस समय इनकी गति भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये नदियाँ मैदानी क्षेत्र में पहुँचती हैं तो इनकी गति धीमी हो जाती है और ये अपने द्वारा ढोकर लाए गए निक्षेपों को धीरे धीरे वहीं पर छोड़ती चली जाती हैं। इस तरह बनी हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसको ना एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। जब हम घर धोने के दौरान सीढ़ी पर पानी डालते हैं तो पानी सीढ़ी की धूल मिट्टी को लेकर तेजी से नीचे गिरता है और जैसे ही पानी फर्श पर पहुंचता है तो पानी की गति कम हो जाती है। यहाँ पर पानी तो आगे बढ़ जाता है लेकिन सीढ़ियों की धूल मिट्टी वही फर्श पर जमा हो जाती है। कुछ इस तरह से ही मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तर भारत के मैदान के अलावा ये मिट्टी राजस्थान और गुजरात में एक सक्रिय पट्टी के रूप में पाई जाती है और पूर्वी तटीय मैदान में जो नदियाँ हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों ने जो डेल्टा बनाया है वो भी जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। इस मैप में तुम देख सकते हो कि हमारे देश में कहाँ कहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का और दलहन जैसी फसलों की खेती बहुत अच्छे से होती है। ये मिट्टी ना बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए जहाँ भी यह मिट्टी पाई जाती है वहाँ खेती बहुत होती है और वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक है बांगर और दूसरी खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। बांगर सामान्यतः कठोर और गहरी भूरी होती है, जबकि खादर
भुरभुरी और हल्के रंग की होती है। बांगर में बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं, जबकि खादर में अपेक्षाकृत बहुत ही महीन कण होते हैं। बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इसकी तुलना में खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। बिहार के उत्तरी भाग में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसमें बालू की प्रधानता होती है। इसे दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्के की खेती के लिए दुनिया भर में फेमस है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में एग्जाम के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं काली मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी में लौह यौगिक और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, इसीलिए इसका रंग काला होता है। स्थानीय लोग इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो तुम लोग तो इसका आंसर दे ही दोगे, रेगुर मिट्टी। इस मैप में तुम लोग देख सकते हो कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार है। इसका निर्माण मूल शैल और ज्वालामुखी के विशाल लावा के विघटन से हुआ है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें पोटास, चूना, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी रहती है। यह मिट्टी बारीक और दानेदार होती है और जब ये सूखी होती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। इन सभी कारणों से यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। कपास के अलावा इस मिट्टी में गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों की खेती भी की जाती है। गीली होने के बाद यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और इसे जोतना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मानसून की पहली बौछार में ही इसकी जुताई कर दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के तीसरे प्रकार के बारे में, जो है लाल एवं पीली मिट्टी। नहीं, ये मत सोचना कि हम दो मिट्टियों के बारे में एक साथ पढ़ने वाले हैं, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। ऐसा नहीं है, ये एक ही मिट्टी का नाम है, लाल एवं पीली मिट्टी। इस मिट्टी में लौहांश की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है और पानी मिलने के बाद इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। इसी कारण इस मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण रवेदार आग्नेय चट्टान जैसे कि ग्रेनाइट और नीस इत्यादि के विघटन और रूपांतर से होता है। यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारे देश की कुल 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसमें जैव पदार्थों की कमी होती है, इसलिए ये जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन होता है। अगला प्रकार है लेटेराइट मृदा। सबसे पहले तो इसके नाम को समझते हैं। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। इसका विकास उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। उच्च तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ना के बराबर होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण इस मिट्टी में से सिलिका और चूना जैसे पदार्थ निकल जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड, जिसके कारण यह मिट्टी ईंट की तरह लाल और कठोर हो जाती है। यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसका विस्तार भारत के 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूभाग पर है। इसमें चाय, कॉफी और काजू इत्यादि की खेती की जाती है। मृदा का 5वां प्रकार है मरुस्थलीय मृदा। अब नाम सुनकर तो समझ ही गए होंगे कि यह मिट्टी रेतीली होती है, और तुमने ये भी अंदाजा लगा लिया होगा कि यह मिट्टी वैसे क्षेत्रों में विकसित होती है जहां बहुत ही कम वर्षा होती है। इसका रंग हल्का भूरा या लाल होता है और इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा में है। सिंचाई का अच्छा इंतजाम करके इसमें चावल, गेहूं और कपास की खेती की जा सकती है। तो चलो, अब हम पहुंच चुके हैं मृदा के आखिरी प्रकार पर, जो कि है पर्वतीय मृदा। बाकी मिट्टियों की तरह इसका नाम भी इसकी कहानी बता दे रहा है। यह आमतौर पर
पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध होते हैं। इसे वन मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी हमारे देश के हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये मिट्टी चट्टानों के अपक्षय से बनती है, यानी कि जब हवा, पानी और जलवायु चट्टानों को तोड़ते हैं तो उनसे यह मिट्टी तैयार होती है। इस मृदा की बनावट ढीली और भुरभुरी होती है। इसमें कंकड़, पत्थर और बालू शामिल होते हैं। इसका रंग भूरा, हल्का पीला या धूसर होता है। और अगर बात करें फसलों की, तो इस मिट्टी में आलू, जौ, मक्का, चाय, कॉफी और फलों की खेती की जाती है। तो अब हमने मृदा के सभी प्रकारों को पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे मृदा के अपरदन के बारे में। बारिश, हवा और बहते हुए पानी की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। इसी भौतिक प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ये दो कारणों से होता है। पहला है प्राकृतिक कारण, जैसे कि तेज बारिश से, बर्फ के पिघलने से या फिर तेज हवा से। दूसरा है मानव जनित कारण, जैसे कि वनों की कटाई, अति पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, अत्यधिक शहरीकरण और निर्माण इत्यादि। चलो एक एक करके ये भी समझ लेते हैं कि इन सभी कारणों से मृदा का अपरदन किस प्रकार होता है। देखो, होता क्या है ना कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। जब पेड़ों को काटा जाता है तो ये प्राकृतिक बांध टूट जाते हैं, जिससे हवा या पानी का बहाव आसानी से मिट्टी को हटा देता है। जब जानवर बहुत अधिक मात्रा में वनस्पति चरते हैं तो वे मिट्टी से पौधों की परत को हटा देते हैं, जिसके कारण मिट्टी नग्न हो जाती है और उसके अपरदित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब एक ही फसल को किसी जगह पर बार बार उगाया जाता है तब वहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। शहरों में मकान, सड़कें और कारखाने इत्यादि बनाने के लिए बड़ी मात्रा में मिट्टी की खुदाई की जाती है। इस दौरान भी मिट्टी की उपजाऊ परत हट जाती है। मिट्टी को अपरदित होने से बचाने के लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि पहला है वृक्षारोपण। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखें और मिट्टी का अपरदन ना हो। मृदा संरक्षण का दूसरा उपाय है सोपानी कृषि। ढलान वाली जमीन पर मृदा का अपरदन अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती करके मृदा का संरक्षण किया जाता है। इसे ही सोपानी कृषि कहते हैं। तीसरा है पवन अवरोध। ऐसे स्थान जहाँ पर हवा की वजह से मृदा का अपरदन होता है, वहाँ पर खेतों के चारों ओर पेड़ों की पंक्तियाँ लगाकर हवा की गति कम की जाती है, जिससे मिट्टी उड़ती नहीं है और संरक्षित रहती है। चलो अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जो है फसल चक्रण। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी जमीन पर बार बार एक ही फसल उगाने से वहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए किसान अलग अलग ऋतुओं में या हर साल फसलों को बदल बदल कर बोते हैं। इसे ही फसल चक्र कहा जाता है। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे जल संसाधन।